नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690653086089715238445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। अब हम देखेंगे पहला फेज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का। नेचर ऑफ क्वेश्चन इसमें भी सेम रहता है। आपको जगह पता होना चाहिए कहां पे कौन सा पर्टिकुलर इवेंट हुआ था और कौन उससे रिलेटेड नाम रहा है। अब अगर हम देखें बंगाल वाला रीजन, तो 1870s तक कलकत्ता की स्टूडेंट कम्युनिटी ने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटीज बनानी स्टार्ट कर दी थी, पर वो खास कुछ एक्टिव नहीं थी। पहला रेवोल्यूशनरी ग्रुप था अनुशीलन समिति, 1902 में ऑर्गेनाइज हुआ मिडनापुर में अंडर ज्ञानेंद्रनाथ या ज्ञानेंद्रनाथ बासु और कलकत्ता में बाय प्रमोद मित्र। अप्रैल 1906 में इसी का एक इनर सर्कल बना विद इन अनुशीलन। बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त ने स्टार्ट किया मिलके एक वीकली युगांतर। तो आपको याद रखना है, पूछ सकता है युगांतर से रिलेटेड कौन दो लोग थे। अब इन्होंने क्या किया, 1907 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट था युगांतर ग्रुप का। एक बहुत अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल थे सर फुलर। ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नए प्रोविंस के, ईस्टर्न बंगाल और असम के, लेकिन उन्होंने पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। दिसंबर 1907 में एक ट्रेन को डिरेल किया गया जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री एंड्रयू फ्रेजर थे, जो 1908 में ट्रैवल कर रहे थे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने एक बॉम्ब फेंका इस पे, जिसमें एक सैडिस्टिक व्हाइट जज किंग्स फोर्ट मुजफ्फरपुर में फेंका गया ये वाला बॉम्ब। प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली और खुदीराम बोस का ट्रायल हुआ और उनको फिर फांसी की सजा सुनाई गई। तो ये कुछ ऐसे इनिशियल अटेम्प्ट्स थे, रेवोल्यूशनरी अटेम्प्ट्स थे। अनुशीलन ग्रुप को अरेस्ट कर लिया, इंक्लूडिंग घोष ब्रदर्स, औरोबिंदो एंड बरिंद्र, जिनको एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस। देखिए अब याद रखिएगा एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस से कौन रिलेटेड है, औरोबिंदो घोष एंड बरिंद्र घोष। इस टाइम पे क्या हुआ, नरेंद्र गोसाई या गोस्वामी जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विटनेस बन गए और ही वॉज शॉट डेड बाय 2 को-एक्यूज्ड, सत्येंद्र बोस और कनीलाल दत्ता इन जेल, क्योंकि इन्होंने धोखेबाजी की थी इनके साथ। 1908 में होती है बारह डेकोल्टी। डका अनुशीलन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था अंडर पुलिनदास। ये बेसिकली इसलिए हुआ था कि डकैती क्यों डालेंगे ये लोग, फंड्स इकट्ठा करके रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए। महाराष्ट्र में बलवंत फडके ने स्टार्ट की थी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी 1879 में। इन्होंने कम्युनिकेशन लाइंस कट कर दी थी और डकैती डाली थी, बट बिफोर इट्स कंप्लीट डेवलपमेंट 1819 में गवर्नमेंट ने इनको सप्रेस कर दिया था। 1890s में तिलक ने प्रोपगेट किया स्पिरिट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ वायलेंस, मतलब हथियार उठाया जाएगा, थ्रू गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स, अपने जर्नल्स में केसरी और मराठा। इनके दो चेले थे द चापेकर ब्रदर्स, दामोदर एंड बालकृष्ण। इन्होंने प्लेग कमिश्नर को, पूना के प्लेग कमिश्नर को और एक लेफ्टिनेंट आयरेस्ट को इन्होंने मर्डर कर दिया। बाद में दोनों को फांसी दी गई थी। सवारकर और उनके भाई ने मित्र मेला ऑर्गेनाइज किया, एक सीक्रेट सोसाइटी 1899 में, जो बाद में मर्ज हो गई थी अभिनव भारत 1904 में। नासिक, पूना, बॉम्बे, ये सब सेंटर्स थे बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग के। 1909 में एएमटी जैक्सन, ये कलेक्टर थे नासिक के, इनको मारा था किसने, आनंद लक्ष्मण कन्हरे ने। ये एक मेंबर थे अभिनव भारत के। तो ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है। अब पंजाब में देख लेंगे, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी एक वो था इनका जर्नल, वो निकालते थे। इनका मोटो था सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट। और अजीत सिंह भगत सिंह के अंकल थे ये। इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी एक एक्सट्रीमिस्ट अंजुमन मोहसिबिन ए वतन लाहौर में। इनका जर्नल था भारत माता। अब यहां पे ज्यादा नहीं चल पाई थी, एक्सट्रीमिज्म यहां ज्यादा नहीं चल पाया था क्योंकि डिपोर्टेशन हो गया था लाजपत राय का और अजीत सिंह का। इसके बाद अजीत सिंह और कुछ और उनके एसोसिएट्स ने कुछ फुल स्केल रेवोल्यूशनरीज के तौर पे लोग डेवलप होके आए थे। ये नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। दिल्ली में जो था एक बॉम्ब फेंका गया था ऑन द कॉन्वॉय ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग। ये काफी मतलब एक ब्रेवरी का काम किया था इन लोगों ने। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने की रोल्स प्ले किए थे इस इंसिडेंट में। इसके बाद पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया था, इंक्लूडिंग मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार, इन द नेम ऑफ दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। ये है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। इनको हैंग कर दिया गया था और डिपोर्ट भी कर दिया गया था कुछ को कंट्री से।
तो आपको ध्यान रखना है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी देखा अभी हमने, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी देखा। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इंडिया से बाहर, इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मन ने स्टार्ट किया था लंदन में 1905 एक इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस के नाम से। इनका पर्पस था ब्रिटिश गवर्नमेंट को डराना और स्वराज हासिल करना। न्यूज़पेपर भी था एक, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जो यहां से पब्लिश होता था। श्यामजी फिर पेरिस चले गए, बाद में जेनीवा। गवर्नमेंट का काफी रिप्रेशन आने लगा था लंदन में। विनायक दामोदर सावरकर ने चार्ज संभाला इंडिया हाउस का श्यामजी कृष्ण वर्मा के बाद। यहां पे इन्होंने लिखी थी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। 1909 में कर्नल विलियम कर्जन को मदनलाल ढींगरा ने मारा। 13 मार्च 1910, अब एक और कॉन्स्पिरेसी आ गई, 3 हो गई आपकी। सावरकर को, नासिक कॉन्स्पिरेसी के, सावरकर को अरेस्ट कर लिया और सेंटेंस दे दी काला पानी में। फ्रांस में मिस्टर SR राणा, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने एक्टिविटीज कंटिन्यूड रखी। ये श्यामजी भी लंदन से आ चुके थे यहाँ पे, जिन्होंने काफी हेल्प किया आगे बढ़ाने में, और इनको ट्राई भी किया गया था टू गेट हिज वंदे मातरम सॉल्ट न्यूज़पेपर, और यहाँ पे ही मतलब इन्होंने ट्राई किया था। यूएस और कनाडा, लाला हरदयाल ने यहाँ पे एक्टिविटीज की। 17 नवंबर 1913 लाला हरदयाल ने यहाँ से गदर पार्टी का शुरुआत किया था सैन फ्रांसिस्को से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। गदर रेवोल्यूशन की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज किया था किसने? गदर पार्टी ने, जिसको फाउंड किया था लाला हरदयाल ने। 1913 सैन फ्रांसिस्को यूएस। रामचंद्र बरकतुल्ला ये और रेवोल्यूशनरीज थे जो इसको सपोर्ट करते थे, और ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली एक मैगजीन के अराउंड, नेमली गदर, इन मेमोरी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। और इससे पहले स्वदेशी सेवक गृह भी यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था वैंकूवर में, और यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ पे? सियाटल में। कोलकाता मारू इंसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसने काफी एक भड़काऊ सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया था पंजाब में। कोमकातारू क्या है? एक शिप का नाम है जो 370 पैसेंजर्स, देखिए पूछ सकता है कभी भी कुछ भी, जो पैसेंजर्स मेनली सिख थे और पंजाबी मुस्लिम्स थे, जो सिंगापुर टू वैंकूवर जा रहे थे। इनको कैनेडियन अथॉरिटीज ने मना कर दिया 2 मंथ्स की प्राइवेशन और अनसर्टेनिटी के बाद। ऐसा माना जाता है कि कैनेडियन अथॉरिटीज को ऐसा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था। शिप फाइनली कलकत्ता आती है 17 सितंबर 1914 में, और इनमेट्स जो है पंजाब बाउंड जो ट्रेन थी उसको बोर्ड करने से रिफ्यूज कर देते हैं। इस चक्कर में एक कॉन्फ्लिक्ट जाता है पुलिस के साथ एट बजबज नियर कलकत्ता, और 22 लोग मर जाते हैं इसमें। बाकी के लोगों को पंजाब भेज दिया जाता है बाय स्पेशल ट्रेन। यूरोप में बर्लिन कमेटी थी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस 1915 बाय हुम? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त, लाला हरदयाल और बाकी के, जो कि किसकी हेल्प से? जर्मन फॉरेन ऑफिसर अंडर जिमरमैन, ऑफिस अंडर जिमरमैन प्लान, ये आप याद रखिएगा। म्यूटनी सिंगापुर में, मोस्ट नोटेबल म्यूटनी कौन सी थी? February 15, 1915 बाय पंजाबी मुस्लिम 5th लाइट इन्फेंट्री एंड द 36 सिख बटालियन अंडर जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल जानी घानी एंड सूबेदार दाऊद खान। इसको काफी ये क्रश हो गया था, काफी लड़ाई हुआ था इसमें और बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद 37 लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया था और 41 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया गया था। अब देखिए पहला वर्ल्ड वॉर और नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स देखेंगे हम। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उस वक्त वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के वक्त 1914 से 1918 यहाँ पे लीडरशिप थी मॉडरेट्स की। पहले वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने किसके साथ अलाई किया था? फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली एंड जापान, और किसके अगेंस्ट? वर्सेस जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की। यहां पे इंडियन नेशनलिज्म काफी मैच्योर हुआ था। इंडियन जो रिस्पॉन्स था ब्रिटिश पार्टिसिपेशन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो 3 फोल्ड था। मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया एम्पायर को कि भाई आपकी ड्यूटी है, आप कीजिए। एक्सट्रीमिस्ट जो थे इंक्लूडिंग तिलक, जो कि रिलीज किए गए थे 1914 में, उन्होंने वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट किया इस बिलीफ में कि इंडिया यहां पे लॉयल रहेगी ब्रिटेन के लिए, तो यहां पे वो उनको लॉयल्टी के लिए ग्रैटिट्यूड में देंगे सेल्फ गवर्नमेंट। और रेवोल्यूशनरीज ने डिसाइड किया कि हम इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर वेज करके और अपनी कंट्री को आजाद कराएंगे। होम रूल लीग की बात करें, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जीएस थरपड़े, सर सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बैप्टिस्टा एंड मोहम्मद अली। अब बाकी लोग मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि एक नेशनल अलायंस काम करेगा एंटायर ईयर, किस लिए? एक ऑल इंडिया होम रूल या सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ हासिल करने के लिए। ये स्टार्ट किया गया था आयरिश होम रूल लीग्स पे। ये 2 लीग स्टार्ट हुई थी बेसिकली। एक था तिलक का इंडियन होम रूल लीग, इन्होंने स्टैब्लिश किया अप्रैल 1916। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स याद रखिएगा। पहला होम रूल मीटिंग हुआ था बेलगांव में, हेडक्वार्टर इनके लीग का था पूना। इनकी ब्रांचेस थी महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बेराड़ में 6 ब्रांचेस थी। लीग ने डिक्लेयर किया स्वराज का डिमांड
लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस का फॉर्म होना और एजुकेशन अपना मेन ऑब्जेक्टिव। बीसन की लीग जो थी वो सितंबर 1916 मद्रास में फॉर्म हुई थी। 200 ब्रांचेस थी। जॉर्ज अरुंडाले इनके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। इनके अलावा बहुत सा काम कर रहे थे BW वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर। गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड था लीग की तरफ? क्या होगा इनका एटीट्यूड? रिप्रेशन मद्रास में बहुत ज्यादा था, जहां पे स्टूडेंट्स को मना कर दिया कि आप पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं अटेंड करेंगे। जून 1917 में एनी बीसेंट और इनके साथ वाले BP वाडिया, जॉर्ज अरुंडले, इन सबको अरेस्ट कर लिया। नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ। अब क्या होता है, इस सबके बीच में सर S सुब्रमण्यम अय्यर अपना नाइटहुड रिनाउंस कर देंगे। देखिए अब आप देखते जाइएगा कौन कौन नाइटहुड रिनाउंस कर रहा है और कब कब। अब तक तो आपने एक देखा है, बताइए इससे पहले आपने कौन से देखे हैं जिनको नाइटहुड मिला था? अब आपने एक और देख लिया और अब इन्होंने रिनाउंस किया है होम रूल लीग के सप्रेशन के वक्त। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ES मॉन्टेगू के थ्रू अनाउंस किया कि वॉर के बाद हम ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट इंडिया में स्टार्ट करेंगे। गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया एनी बेसेंट को सितंबर 1917 में। इसके बाद होम रूल लीग जो था ये काफी पोस्टपोन हो गया। इस बीच में होता है लखनऊ सेशन 1916, वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? यहां पे रीएडमिशन हुआ था एक्सट्रीमिस्ट्स का, जिनको लीड कर रहे थे तिलक, और बहुत सारे फैक्टर्स थे जो ये रीयूनियन का था। पहले की जो कंट्रोवर्सीज थी उनका कोई मतलब नहीं रह गया था। दोनों मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ने रियलाइज किया कि जो ये स्प्लिट है इससे क्या होगा भाई, पॉलिटिकल इनएक्टिविटी होगी। एनी बेसेंट और तिलक ने काफी एफर्ट्स किए थे इस रीयूनियन के लिए, और 2 मॉडरेट्स की डेथ हो गई थी, गोखले और फिरोज शाह मेहता, जिसकी वजह से मॉडरेट ऑपोजिशन जो था एक्सट्रीमिस्ट का हुआ और फैसिलिटेट हुआ रीयूनियन। लखनऊ पैक्ट होता है यहां पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। क्यों चेंज हुआ लीग का एटीट्यूड यहां पे? इसका भी बहुत से रीजन थे। ब्रिटेन ने मना कर दिया टर्की की हेल्प के लिए इन द बाल्कन्स, जिसकी वजह से मुस्लिम्स को काफी गुस्सा आया और पार्टीशन भी हटा दिया था इन्होंने 1911 में। और गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे हम अलीगढ़ में। और यंगर के जो थोड़े यंग लीग के मेंबर्स थे वो थोड़ा नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे थे, और रिप्रेसिव पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और एटमॉस्फेयर था एक डर का मुस्लिम यूथ के अमंगस्ट। लखनऊ अग्रीमेंट क्या था? लीग ने एक्सेप्ट किया डिमांड फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस बाय द कांग्रेस। कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया मुस्लिम लीग का डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, और कुछ पार्ट इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स में रिजर्व किए गए मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम लीग को दी गई 50% सीट्स। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं कितनी परसेंट सीट्स कहां मिली। और नेचर क्या था पैक्ट का? गवर्नमेंट के पास प्रेजेंट किया गया उनकी जॉइंट डिमांड्स क्या थी। गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर करेगी कि ये हमें सेल्फ गवर्नमेंट देगी इंडियंस को एट एन अर्ली डेट। रिप्रेजेंटेटिव असेंबली सेंट्रल प्रोविंशियल लेवल पे और बढ़ाई जाएंगी, और ज्यादा इलेक्टेड मेजोरिटी मिलेगी और पावर मिलेगी। टर्म लेजिस्लेटिव काउंसिल का 5 साल होगा। सैलरीज जो होंगी वो ब्रिटिश ट्रेजरी से दी जाएंगी, ना कि इंडियन फंड से। मतलब यहीं के लोगों को यहीं से सैलरी दे रहे हैं और लोग इनके हैं। हाफ ऑफ द मेंबर्स वाइसरॉय और प्रोविंशियल गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इंडियंस होने चाहिए। अब इस बीच में मॉन्टेगू का एक स्टेटमेंट आ जाएगा अगस्त 1917 में। क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम एम्फेसाइजिंग ओवर इट अगेन एंड अगेन, प्लीज फोकस कीजिए। और वो जरा आप लोग वो पेपर बनाएंगे और उसकी फोटो कमेंट डाउन करेंगे पूरा लिख के कि क्रोनोलॉजिकली कौन सा इवेंट कब हैपन हो रहा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एडविन सैमुअल मॉन्टेगो। इन्होंने बोला ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, जिसको बोला जाता है ऑगस्ट डिक्लेरेशन 1917। इन्होंने अब क्या बात बोली ये आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने बोला कि जो इंडिया की पॉलिसी है हिज मेजेस्टी की, एम्परर की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, वो एग्री करते हैं कि पार्टिसिपेशन इंडियंस का हर डिपार्टमेंट में जरूरी है। रिस्पॉन्सिबल सिस्टम स्टैब्लिश किया जाएगा, मैक्सिमम प्रोग्रेस होगी, और इट शुड बी प्रोसीडेड एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इन्होंने बोला इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेंगे हम इस डायरेक्शन में। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया में वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ की वेलबींग के लिए। मतलब ऐसी थोड़ी मीठी मीठी बातें इन्होंने यहाँ पे बोल दी। इंडियंस के क्या ऑब्जेक्शंस थे? ये कोई स्पेसिफिक, अब आप पढ़ के देखिए इसको, कुछ कॉन्क्रीट निकल के आ रहा है इसमें से? बस अच्छी अच्छी बातें बोल दी, कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम बोला नहीं गया। गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है सब कुछ साथ में, कब टाइम होगा, कब एडवांसमेंट होगा, क्या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, क्या नहीं होगी। मतलब इंडियंस की यहाँ पे अच्छी अच्छी बातों में तो ये बोल रहे हैं कि इंडियंस को इंक्लूड करेंगे, पर यहाँ पे ऐसे कुछ कॉन्क्रीटली तो इन्होंने बोला नहीं, तो इसलिए इस बात से इंडियंस को ऑब्जेक्शंस था। अब हम देखेंगे इमर्जेंस ऑफ गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स देखेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे? जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से सेटिस्फाइड नहीं थे। पहले वर्ल्ड वॉर में इंडियंस ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसके बाद उन्होंने वैसे एक्ट नहीं किया जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कांग्रेस लीग का अग्रीमेंट हो चुका था, बहुत डिमांड चल रही थी ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बाय इंडियंस, तो इन्होंने सोचा चलो इनको थोड़ा सा
दे देते हैं कुछ। अब फीचर्स क्या हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे इन्होंने डायरकी लेके आए थे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल पे आई थी, और वो डायरेक्टली पूछेगा डायरकी किससे आई थी। अब डायरकी एग्जीक्यूटिव के लिए आई लेवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे। डायरकी मतलब दो का राज, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और पॉपुलर मिनिस्टर्स। गवर्नर जो था वो एग्जीक्यूटिव हेड होना था प्रोविंस का। सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया दो लिस्ट्स में, रिजर्व्ड जिसमें लॉ, ऑर्डर, फाइनेंस ये सब रखा गया, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ ये सब रखा गया। अब जो ये मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेचर पे, और इनको रिजाइन करना होगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया। और जो ये काउंसिलर्स थे ये नहीं रहेंगे रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर के। और कोई फेलियर होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की प्रोविंस में तो गवर्नर जो है वो अपने हाथ में ले लेगा एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स का भी। लेजिस्लेचर लेवल पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को फर्दर एक्सपैंड किया गया, 70% मेंबर्स जो हैं इलेक्टेड होंगे। कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट्स को और ज्यादा कंसोलिडेट किया गया। देखो विमेन को यहाँ पे राइट टू वोट मिलेगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं लेजिस्लेशन इनिशिएट कर सकती हैं, लेकिन गवर्नर का एसेंट चाहिए था। यहाँ पे गवर्नर जो है वीटो कर सकता है बिल्स को और ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है वो रिजेक्ट कर सकती हैं बजट को, लेकिन गवर्नर इसको रिस्टोर कर सकता है अगर वो ऐसा जरूरी समझे तो। लेजिस्लेटर्स जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच लेजिस्लेटर्स को मिलेगी। प्रोविंशियल काउंसिल्स को अब बोला जाने लगा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिल एक इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं एनविसेज की गई ऑल इंडिया लेवल पे। एग्जीक्यूटिव में गवर्नर जनरल ही देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, दो लिस्ट हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, सेंट्रल और प्रोविंशियल। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 लोग हैं, 3 इंडियंस हैं। गवर्नर जनरल का पूरा कंट्रोल है रिजर्व सब्जेक्ट्स पे प्रोविंसेस के। लेजिस्लेचर की बात करें तो बाई कैमरल अरेंजमेंट लेके आए, आज भी चलता है ना। और लोअर हाउस जो है उसमें 145 मेंबर्स रहेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट 5 साल के लिए रहेगा, मेल मेंबर्स थे उसमें। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर 3 साल। लेजिस्लेटर्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्रीज, एडजर्नमेंट मोशंस पास कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं बजट पे, लेकिन 75% बजट अभी भी नॉन वोटेबल है। कुछ इंडियंस ने अपना रास्ता बनाया यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज में, जैसे कि फाइनेंस। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देखें तो पहली बार लार्ज स्केल अरेंजमेंट किए गए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, और थोड़ी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई थी वोटिंग की कंट्री के इलेक्टोरेट में। सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल सेल्फ गवर्नमेंट और पार्टली रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस लाया गया, पार्टली। बाई कैमरल लेजिस्लेचर आया सेंटर पे, इंडियंस को 3 गुना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला। सैलरी अलाउंसेस जो थी मिनिस्टर ऑफ इंडिया की वो ब्रिटिश रेवेन्यू से आने लगी इंस्टेड ऑफ इंडियन रेवेन्यू, और नया ऑफिशिएटिंग इंडियन हाई कमिश्नर यहां से अपॉइंट हुआ। स्पेशल सेशन हुआ कांग्रेस का बॉम्बे 1918 में। कौन थे चेयरमैन? हसन इमाम, जहां पे इनको इस एक्ट को होपलेस और अनसेटिस्फैक्टरी बताया गया। यहीं पे सेम इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड जारी रखी गई। मेकिंग ऑफ गांधी। अब गांधी जी का अर्ली करियर और उनके एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ कहां पे? साउथ अफ्रीका में। इनका जन्म हुआ था, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ही वाज बोर्न ऑन October 2, 1869 पोरबंदर में। ये प्रिंसली स्टेट थी काठियावाड़ की, गुजरात में। इनके फादर एक दीवान थे मिनिस्टर स्टेट के। इंग्लैंड में इन्होंने लॉ पढ़ा था। ये 1898 में साउथ अफ्रीका जाते हैं। एक केस के कनेक्शन में इनके कोई क्लाइंट थे दादा अब्दुल्ला, आपको नाम याद रखना है, ये पूछ सकते हैं। साउथ अफ्रीका में इन्होंने देखा कि वाइट रेसिज्म है और बहुत ह्यूमिलेशन दी जाती है एशियंस को, और वहां पे जो साउथ अफ्रीका में एज लेबरर्स गए हुए हैं उनको ये फेस करना पड़ता है। उन्होंने सोचा मैं यहीं रहूंगा और थोड़ा इंडियन वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करूंगा और उनको थोड़ा इनेबल करूंगा सॉरी फॉर देयर राइट्स। वो वहां पे रहे 1914 तक, आफ्टर विच ही रिटर्न टू इंडिया। मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल की बात करें तो इस फेज में गांधी जी जो हैं थोड़ी पेटिशंस भेजेंगे, मेमोरियल्स भेजेंगे साउथ अफ्रीका में और ब्रिटेन में कि भाई कुछ अथॉरिटीज थोड़ा गौर करें इंडियंस किस तरीके से वहां पे रह रहे हैं और वहां पे सिंसियर स्टेप्स लें उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए। अलग अलग सेक्शंस को यूनाइट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और एक पेपर स्टार्ट किया, इंडियन ओपिनियन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये पैसिव रेजिस्टेंस चल रहा है यहाँ पे या फिर सत्याग्रह। सेकंड फेज होता स्टार्ट 1906 में। अब इन्होंने स्टार्ट किया यूज पैसिव रेजिस्टेंस या सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, जिसको गांधी जी ने नाम दिया सत्याग्रह। इसका मतलब है किसके अगेंस्ट? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट। ये एक नया लेजिस्लेशन आया था साउथ अफ्रीका में जिसने इसको कंपलसरी बनाया था। वो मूवी है ना गांधी, उसमें जलाते हुए भी दिखाते हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स, अगर किसी ने देखी है तो। इंडियंस को हर वक्त वो सर्टिफिकेट्स अपने साथ कैरी करने थे और अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ। अब इंडियंस जो है गांधी जी की लीडरशिप में डिसाइड किया कि हम तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी मेजर है इसके अगेंस्ट झुकेंगे नहीं। गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाई और इस सबके अगेंस्ट लड़ाई की। जेल तक हुआ गांधी जी को
और दूसरों को जो रजिस्टर नहीं करते थे। एक और लॉ था गवर्नमेंट का जिसका था कि एंट्री ओवरसीज इंडियंस की नहीं होगी। यहाँ पे इंडियन जो हैं वो नेटल से ट्रांसवाल आते थे इलीगली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। गांधी जी को जेल हुआ 1908 में फॉर अपोजिंग इट। पोल टैक्स के और इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस के अगेंस्ट भी कैंपेन चलाया। 3 पाउंड का एक पोल टैक्स इंपोज किया जाता था सारे एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस को। इंटेंस सत्याग्रह हुआ इसके अगेंस्ट। मोस्ट ऑफ इंडियंस वहां पे बहुत गरीब थे, लेबरस थे, जिनकी मंथली इनकम लेस देन 10 शिलिंग्स थी। देखिए टैक्स लगाया जा रहा 3 पाउंड का। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सारी मैरिजेस को रद्द कर दो जो क्रिश्चियन राइट्स के अनुसार नहीं हुई। देखिए आप बताइए। और सत्याग्रहीज ने इसके लिए भी प्रोटेस्ट किया। बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए जिसमें गांधी जी, लॉर्ड हार्डिंगे, सीएफ एंड्रूज, जनरल स्मट्स वगैरह बैठे और मैक्सिमम डिमांड्स इनकी फिर कंसीड की गई बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब गांधी जी यहाँ पे आते हैं जनवरी 1915 में। आप बताइए मुझे कौन सा डे मनाया जाता है इस दिन? इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी आए थे इंडिया। कमेंट डाउन करके बताइए। अब इनके जो एफर्ट्स थे वो काफी भाई पॉपुलर होंगे। कोई इंडियन बाहर जाके ऐसा कर रहे हैं तो, और वो भी इंडिया में उस वक्त नेशनलिज्म जोर पकड़ ही रहा था, तो सब लोग को पता था ये वहां पे क्या गजब की चीजें करके आए हैं। तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह, देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही है। 1917 पहला सिविल डिसोबीडियंस। चंपारण केस काफी पुराना था। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था प्लांटर्स, जो वहां पे प्लांटर्स थे उनके साथ, कि वो इंडिगो कल्टिवेट करेंगे 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड पे। 3 काठिया सिस्टम बोलते थे इसको। फिर जर्मन सिंथेटिक डाइज आ गई तो इंडिगो चला गया। अब प्लांटर्स जो हैं उनको बोला अब मत कल्टिवेट करो इंडिगो। तो इस फार्मर्स को इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करने के लिए रेट ऑफ रेंट और जो बाकी के टैक्सेस थे उनको इंक्रीज कर दिया गया। चंपारण में एक एजिटेटर थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने डिसाइड किया कि वो गांधी जी को चंपारण बुलाएंगे। गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरी पारेख, जेबी कृपलानी के साथ चंपारण आते हैं इस मैटर को देखने के लिए। एकदम से उनको ऑर्डर मिल जाता है कि आप प्लीज यहां से इस एरिया को छोड़ दीजिए। गांधी जी नहीं मानते हैं और वो सोचते हैं कि आई वुड प्रेफर टू फेस द पनिशमेंट। गवर्नमेंट ने इस मैटर में देखा और एक कमिटी बनाई और गांधी जी को उस कमिटी का मेंबर नॉमिनेट किया। गांधी जी कन्विंस कर पाए अथॉरिटीज को कि 3 खटिया सिस्टम को हटा देना चाहिए और इनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। एज अ कॉम्प्रोमाइज उन्होंने एग्री किया कि 25% जो मनी है इट शुड बी कॉम्पेंसेटेड। फिर वो जाएंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, पहली हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। 1918 में गांधी जी ने एक मैटर में इंटरवीन किया। क्या मैटर था? कॉटन मिल ओनर्स थे अहमदाबाद के और वर्कर्स थे। जो प्लेग बोनस था वहां का उसको इन्होंने बंद कर दिया था। मिल ओनर्स चाहते थे विड्रॉ करना बोनस को। गांधी जी ने कहा वर्कर्स को आप स्ट्राइक पे जाइए और 35% इंक्रीज डिमांड कीजिए वेजेस में इंस्टेड ऑफ 50%। और मिल ओनर्स कितना देना चाहते थे? सिर्फ 20%। निगोशिएशंस नहीं प्रोग्रेस हुई तो उन्होंने फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट कर दिया। अनुसुईया बेन, ये अंबालाल की बहन थी, इन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया और मिल ओनर्स मान गए फिर इस अग्रीमेंट के लिए। एक ट्राइब्यूनल पे गया ये मैटर, ट्राइब्यूनल ने वर्कर्स के फेवर में रूल किया। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये यहां पे सूखा पड़ गया था 1918 में, तो क्रॉप्स जो है वो फेल हो गई थी गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। रेवेन्यू कोड के हिसाब से अगर जो यील्ड है वो 1/4 से कम है नॉर्मल प्रोड्यूस से, तो फार्मर्स को रेमिशन मिलेगा। गुजरात सभा थी वहां पे जिसमें पीजेंट्स थे, उन्होंने पिटीशन सबमिट की प्रोविंस से रिक्वेस्ट करने के लिए फॉर द ईयर 1919 कि आप प्लीज सस्पेंड कर दो क्योंकि हमारे यहाँ पे सूखा पड़ गया है। गवर्नमेंट ने नहीं माने और गांधी जी ने कहा कि आप टैक्सेस मत दीजिए और स्ट्रगल कीजिए इनके अगेंस्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे ग्रुप और लोग थे इस ग्रुप में, नरहरी पारेख, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास, ये गांव गांव घूमे और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को एक अग्रीमेंट करना पड़ा फार्मर्स के साथ। सस्पेंड किया टैक्स 1 साल के लिए और फिर नेक्स्ट में रिड्यूस किया, जो बढ़ा रहे थे ना ये रेट उसको कम कर दिया और सारी कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी भी वापस कर दी। तो आपको ये क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, पहले क्या होगा, दोबारा सेकंड क्या होगा और थर्ड क्या होगा। अब हम देखेंगे रोलट एक्ट। 1919 में काफी सोच और डिससेटिस्फैक्शन चल रहा था। गवर्नमेंट ने सर सिडनी रोलट को अपॉइंट किया था इस चीज के लिए कि लोग बाग कितना ज्यादा कंस्पायर कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के अगेंस्ट। इस चीज के लिए आप बात कीजिए और कैसे लॉज निकालें इसको डील करने के लिए। अब रिकमेंडेशंस दिए इन्होंने और इसको बोला गया रोलट एक्ट। एक स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश किया गया इस एक्ट के अंदर जहां पे 3 लॉयर्स थे हाई कोर्ट के, और कोर्ट जो है कोई भी एविडेंस को कंसिडर करेगा जो वैलिड नहीं है लॉ के अंडर। कोई अपील नहीं होगी डिसीजन की कुछ भी और डायरेक्ट डिसीजन सुनाया जाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर थी रिवोक करने के लिए, राइट टू सर्च, अरेस्ट, हेबियस कॉर्पस विदाउट वारंट। इंडियंस ने इसको ब्लैक लॉ बोला और इसके अगेंस्ट बहुत
रिएक्ट भी किया। फरवरी 1919 में नेशन वाइड एजिटेशन बुलाया गया रोलॉट एक्ट के अगेंस्ट। गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा बनाई और फाइट करने को बोला ब्रिटिश रूल को, और जो होम रूल लीग के यंग मेंबर्स थे उनको भी यहां पे बुलाया, और पूरा नेशन वाइड स्ट्राइक हुई, फास्टिंग, प्रेयर मीटिंग्स। लेकिन सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट होता इससे पहले ही काफी वायलेंट फॉर्म ले लिया मूवमेंट ने, लार्ज स्केल वायलेंस होने लगा अलग अलग जगहों पे। गांधी जी पंजाब गए और उन्होंने सिचुएशन मैनेज करने की सिचुएशन की गई, लेकिन फिर उनको वापस बॉम्बे भेज दिया गया। अब इस बीच में हो जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर, द मोस्ट ग्रोस thing ever happened in any history of the world. April 13, 1919. 9th अप्रैल को दो नेशनलिस्ट लीडर्स सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, नाम आपको ध्यान रखने हैं, इनको अरेस्ट कर लिया ब्रिटिशर्स ने बिना किसी वजह के। इसकी वजह से काफी रिसेंटमेंट हुआ इंडियन प्रोटेस्टर्स में, जो अप्रैल 10 को काफी सड़कों पे उतर के आए अपनी सॉलिडारिटी शो करने के लिए विद द लीडर्स। अब ये जो प्रोटेस्ट था ये वायलेंट हो गया, तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर थे सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल थे मार्शल लॉ इंपोज करने के लिए। बैसाखी के दिन बहुत सारे लोग आसपास के गांव से जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए बैसाखी मनाने के लिए। लोकल लीडर्स भी आए हुए थे, प्रोटेस्ट मीटिंग बुला रहे थे इस वेन्यू पे। अब इन्होंने प्रोटेस्ट चल रहे थे फेस्टिवल्स में, लेकिन एकदम पीसफुल मैनर पे चल रहे थे। डायर ने इस गैदरिंग को ये माना कि ये डिसरिगार्ड है गवर्नमेंट ऑर्डर का, और यहां पे वेन्यू में जाके फायरिंग स्टार्ट कर दी, जहां पे अराउंड 1000 लोगों की डेथ हो गई। ये ब्रूटल क्रुएलिटी थी जिसने पूरी कंट्री को साइलेंट कर दिया। यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड रिनाउंस कर देंगे। अभी हमने ऊपर देखा था सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। 18 अप्रैल 1919 ने गांधी जी ने अनाउंस किया जो सत्याग्रह चल रहा है उसका अंत। इवेंट्स 1919 के जो थे वो पंजाब की पॉलिटिक्स को भी शेप करेंगे ऑफ रेजिस्टेंस। भगत सिंह उस वक्त सिर्फ 11 साल के थे जब ये हुआ था। भगत सिंह की जो भारत नौजवान सभा थी वो एक्ट करने वाली थी, मैसेकर जो है वो एज ए एक्ट करने वाला था टू हेल्प ओवरकम द एपैथी इन द वेक ऑफ एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उधम सिंह जो नाम से भी जाने जाते थे राम मोहम्मद सिंह आजाद, देखिए इन्होंने असैसिनेट किया माइकल ओ डायर को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जो प्रिजाइड कर रहे थे ब्रिटिश सप्रेशन के लिए 1919 में प्रोटेस्ट में। उस वक्त उधम सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई 1940, ये मूवी बनी है अभी विकी कौशल की, और इनकी एशेस को इंडिया भेजा गया 1974 में। हंटर कमीशन अक्टूबर 14, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि एक डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी हम बिठाएंगे जिसको बोला गया हंटर कमेटी या कमीशन के नाम से, इनके चेयरमैन के नाम पे लॉर्ड विलियम हंटर। पर्पस क्या था इसका? इन्वेस्टिगेट करना जो ये डिस्टर्बेंसेस रहे बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब में। अब यहाँ पे 3 इंडियंस थे, कौन कौन? चिमनालाल हरिलाल सितालवाद, वाइस चांसलर बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, एडवोकेट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट पंडित जगत नारायण लॉयर एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान लॉयर थे ग्वालियर स्टेट के। मीटिंग होती है दिल्ली में अक्टूबर 9 को, कमेटी स्टेटमेंट्स लेती है विटनेसेस से। नवंबर में मीटिंग लाहौर जाती है कमेटी ये वाली और एग्जामिन करती है प्रिंसिपल विटनेसेस को जो अमृतसर में इवेंट्स हुए उनके। हंटर कमेटी ने कोई पेनल्टी नहीं इंपोज की जनरल डायर के एक्शन पे, और हंटर कमेटी ने अपनी प्रोसीडिंग्स शुरू की। गवर्नमेंट ने इंडेमनिटी एक्ट पास कर दिया था अपने ऑफिसर्स को ऑलरेडी प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एक व्हाइट वॉशिंग बिल था, इंडेमनिटी एक्ट जिसको बुलाया जाता था। इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया बाय मोतीलाल नेहरू एंड अदर्स। इंग्लैंड में ये जाके मतलब इट फेल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर एट द टाइम विंस्टन चर्चिल, इनको बोला गया टू आप रिव्यू कीजिए रिपोर्ट कमीशन की। डायर को गिल्टी फाउंड किया गया था बाय ऑफ अ मिस्टेकन नोशन ऑफ ड्यूटी, और इनको बस ऐसे ही छोड़ दिया गया था, मतलब ज्यादा कुछ इनके साथ हुआ नहीं था। और देखिए इन्होंने क्राइम कितना बड़े लेवल का किया था। अब कांग्रेस का क्या व्यू था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने नॉन ऑफिशियल कमेटी बनाई यहाँ पे, जिसमें मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अब्बास तैयब जी, एमआर जयकर और गांधी जी थे। कांग्रेस ने पुट फॉरवर्ड किया अपना ओन व्यू, और इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया डायर के एक्ट को एज इनह्यूमन, और बोला कि ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने मार्शल लॉ पंजाब में इंट्रोड्यूस किया था। अब देखो यहां से होगा इमर्जेंस ऑफ स्वराजिस्ट्स, सोशलिस्ट आइडियाज, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड अदर्स। कुछ नई फोर्सेस उभर के आएंगी, स्वराजिस्ट्स और नो चेंजर्स। गांधी जी अरेस्ट हो जाएंगे मार्च 1922 में, काफी माहौल होगा डिसइंटीग्रेशन का। एक सेक्शन सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खां के अंडर बोलेगा कि हम सब बॉयकॉट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, और मतलब रोकेंगे फंक्शनिंग इन काउंसिल्स की। अब कुछ कहेंगे नहीं, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ही रहेंगे, एडवोकेट करेंगे एंट्री उनकी। इनको बोला जाने लगा स्वराजिस्ट्स।
और जो दूसरा स्कूल था जिसको लीड कर रहे थे सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एम.ए. अंसारी, इनको बोले जाने लगा नो चेंजर्स। तो आपको याद रखना है कौन स्वराजस थे, कौन नो चेंजर्स थे। डिफरेंस किस क्वेश्चन पे थे? काउंसिल एंट्री पे। इससे क्या होता है कि स्वराजस का प्रपोजल जो होता है एंडिंग या मेंडिंग का काउंसिल को हम या तो सही करेंगे या छोड़ देंगे, ये डिफीट हो जाता है गया सेशन में। कांग्रेस का गया सेशन होता है दिसंबर 1922 में। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू रिजाइन कर देते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट से और सेक्रेटरीशिप से रिस्पेक्टिवली और अनाउंस करते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। या फिर स्वराजिस्ट पार्टी, सीआर दास इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, मोतीलाल नेहरू इनके सेक्रेटरी बनते हैं। सितंबर 1923 में दोनों साइड्स के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। क्या अचीवमेंट है स्वराजिस्ट का? मतलब कोलिशन पार्टनर्स के साथ ये आउटवोट कर देते हैं गवर्नमेंट को बहुत टाइम, बहुत से बजटरी ग्रांट्स वाले मैटर्स पे, एडजर्नमेंट मोशंस वाले मैटर्स पे। ये एजिटेट करते हैं थ्रू पावरफुल स्पीचेस ऑन सेल्फ गवर्नमेंट, सिविल लिबर्टीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। विठल भाई पटेल को इलेक्ट किया जाता है एज द स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। दिस क्वेश्चन इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। एक नोटवर्दी अचीवमेंट ये होता है पब्लिक सेफ्टी बिल को डिफीट कर देते हैं ये, और ये बताते हैं कि मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कितने खोखले थे। मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट आइडियाज इस वक्त स्प्रेड हो रहे थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इन आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये जो यंग नेशनलिस्ट थे ये दोनों स्वराजिस्ट्स को भी और नो चेंजर्स के भी आलोचक थे। ये एडवोकेट कर रहे थे कि ज्यादा मतलब अच्छे से थोड़ा कंसिस्टेंटली एंटी इंपीरियलिस्ट लाइन पे एक पूर्ण स्वराज की बात कीजिए आप। और ये इन्फ्लुएंस थे बाय अवेयरनेस, दो स्टिल वेग। इंटरनेशनल करंट से ये काफी इन्फ्लुएंस रहते थे। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1920 में फॉर्म होती है इन ताशकेंट बाय एम.एन. रॉय, अबानी मुखर्जी और बाकी के। आफ्टर सेकंड कांग्रेस ऑफ कमिटरन, एम.एन. राय जो थे ये पहले इलेक्टेड लीडरशिप भी थे इस कॉमिटरन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1924 में बहुत से कम्युनिस्ट्स ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, इनको जेल होती है कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में। देखिए कॉन्स्पिरेसी केसेस और उनसे रिलेटेड लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे सब प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में नोट्स एंड ऑल सब प्रिपेयर किया जाएगा। आपका काम है बार बार पढ़ना और अपना पेपर निकाल लेना। दैट इज ऑल। 1925 में इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है कानपुर में, जो फॉर्मलाइज करता है फाउंडेशन ऑफ सीपीआई। अब यूथ जो होता है, स्टूडेंट्स लीग होती है, स्टैब्लिश हो रही होती है, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती है, मतलब एक नई लहर है पूरे देश में। 1928 में जवाहरलाल नेहरू प्रिजाइड करते हैं ओवर ऑल बंगाल्स स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। पीजेंट्स की भी एजिटेशन चल रही है इसमें। गुजरात में बारडोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे 1928 में। ट्रेड यूनियनिज्म बढ़ रहे थे। ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लीड कर रही थी, जो फाउंड हुई थी 1920 में। लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट थे और दीवान चमन लाल इनके जनरल सेक्रेटरी थे। 1928 में बहुत सारी स्ट्राइक्स थी। 1923 में फर्स्ट मे डे भी मनाया गया था इंडिया में इन मद्रास। कास्ट मूवमेंट्स देख लीजिए, जस्टिस पार्टी मद्रास में, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 अंडर पेरियार, ईवी रामन स्वामी नायकर का निकनेम था पेरियार। सत्यशोधक एक्टिविस्ट कहां पे? सतारा महाराष्ट्र में। भास्कर राव माधव जाधव महाराष्ट्र में। महार्स अंडर अंबेडकर इन महाराष्ट्र। रेडिकल एजवाज अंडर के अयप्पन एंड सी केशवन इन केरला। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब फाउंड होती है? 1924 अक्टूबर में, कानपुर में, बाय राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी, नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सचिन सान्याल। जिनका क्या एम था? आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइज करना और कॉलोनियल गवर्नमेंट को उठा के फेंक देना, और इसकी जगह पे एक फेडरल रिपब्लिक लेके आना, जिसकी बेसिक प्रिंसिपल होगा अडल्ट फ्रेंचाइज। काकोरी रॉबरी अगस्त 1925 सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन था एचआरए का। इन्होंने क्या किया था? 8 डाउन ट्रेन काकोरी में नियर लखनऊ, एक गांव है लखनऊ के पास, इसको लूट कर लिया था। ऑफिशियल रेलवे कैश था इसमें। गवर्नमेंट क्रैकडाउन बहुत हैवी आया था इस पे। 17 लोग जेल हो गए थे इसमें, 4 को लाइफ सेंटेंस मिल गया था, और 4 जो थे इनमें से बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे यहां से। ये रंग दे बसंती मूवी में दिखाया है। मतलब सारी इंडियन सिनेमा से आधी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी आप लोगों की, सबने देखी है ये मूवीज होपफुली। एचएसआरए, मतलब आप देखने मत लगना काम छोड़ के, आप तो पढ़ ही लो, नहीं देखी तो। एचएसआरए, शिव वर्मा, जयदेव कपूर और विजय कुमार सिन्हा यूपी में, भगत सिंह, सुखदेव, भगवती वोरा पंजाब में रिफॉर्म करते हैं और बनाते हैं चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को। इसका नाम बदला जाता है एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सितंबर 1928 में मीटिंग होती है यंग रेवोल्यूशनरीज की दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड पे। 1928 में एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है लाहौर में साइमन
कमीशन के ऑपोजिशन में। कैप्टन सॉन्डर्स जो थे उन्होंने लाठीचार्ज दिया था इस डेमोन्स्ट्रेशन के अगेंस्ट। इसकी वजह से लाला लाजपत राय को बहुत चोट लग जाती है और उनकी डेथ हो जाती है 15 नवंबर 1928 में। भगत सिंह आजाद राजगुरु ने सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं वो, क्योंकि यही वो ऑफिशियल होता है जो ये लाठीचार्ज करवाता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब, अप्रैल 1929, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बॉम्ब फेंक देते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। किस लिए फेंकते हैं? ये अपोज कर रहे होते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल को, जो कि सिविल लिबर्टीज को रोकना चाहता था, जनरल लोगों की और वर्कर्स की। बॉम्ब्स जो हैं वो हार्मलेस बनाए गए थे, मतलब बेसिकली कि आपको सुनाई दे हमारी बात, हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसलिए बनाए गए थे। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अरेस्ट होंगे और ट्रायल कोर्ट को एज अ फोरम फॉर प्रोपेगेंडा यूज करेंगे, जिससे लोगों को पता चले हमारा मूवमेंट क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है। जितने रेवोल्यूशनरीज थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को का ट्रायल होता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, वन मोर कॉन्स्पिरेसी। और जेल में ये रेवोल्यूशनरीज फिर प्रोटेस्ट करते हैं कि कितनी इनह्यूमन कंडीशंस में वहां पे लोगों को रखा जाता था। फास्ट करते हैं वो, ऑनरेबल ट्रीटमेंट डिमांड करते हैं। जतिन दास जो होते हैं वो पहले मार्टियर बनते हैं, 64 डेज फास्ट करते हैं। आप देखिए इनकी एज इतनी कम थी उस वक्त, जिस उम्र में आज के लोग इंस्टाग्राम टिकटॉक और ये सब कर रहे हैं ना, उसमें आप देखिए ये लोग क्या कर रहे थे। That's so inspiring. I feel one can get maximum inspiration from these personalities specifically. At such an early age, गजब का नेशनलिज्म शो किया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा होती है मार्च 23, 1931, और चंद्रशेखर आजाद की डेथ हो जाती है एक पुलिस एनकाउंटर में इन अ पार्क इन इलाहाबाद इन फेब 1931। चित्तगांव आर्मरी रेड अप्रैल 1930, सूर्य सेन जिनको मास्टरदा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने डिसाइड किया कि एक आर्म्ड रिबेलियन ऑर्गेनाइज करेंगे अपने एसोसिएट्स के साथ, अनंत सिंह, गणेश घोष एंड लोकनाथ बाउल। ये शो करने के लिए कि मतलब इतनी पावरफुल जो माइटी ब्रिटिश एम्पायर है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। ऑफ कोर्स किया जा सकता है, किया गया। दे हैड प्लान टू ऑक्यूपाई 2 मेन आर्मरीज, मतलब जहां पे हथियार रखे जाते थे चिट्टागोंग में, और वो सीज कर लेंगे and they will supply arms to the revolutionaries. टेलीफोन टेलीग्राफ लाइंस काट देंगे, रेलवे लिंक को डिसलोकेट कर देंगे चित्तागोंग के विद द रेस्ट ऑफ द बंगाल। रेड होती है अप्रैल 1930 में और 65 एक्टिविस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं अंडर द बैनर ऑफ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चित्तागोंग ब्रांच। काफी सक्सेसफुल रेड होती है। सेन यहाँ पे नेशनल फ्लैग भी हॉइस्ट करते हैं, सल्यूट लेते हैं और प्रोविंशियल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रोक्लेम करते हैं। सूर्य सेन को अरेस्ट कर लिया जाता है फेब 1933 में और इनको फांसी दे देते हैं लोग जनवरी 1934 में। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो आया था, उसमें एक प्रोविजन था कि 10 साल बाद एक कमीशन अपॉइंट करेंगे जो कि स्टडी करेगा प्रोग्रेस क्या है गवर्नेंस स्कीम की और क्या नए स्टेप्स हो सकते हैं। 10 साल से पहले ही एक ऑल वाइट, मतलब इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था, 7 मेंबर इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन लाया गया। देखिए प्लीज ही ध्यान रखिएगा कहां पे कितने मेंबर्स हैं, 7 मेंबर, जिसको बोला गया साइमन कमीशन। इनके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पे। और कब सेटअप हुआ है? नवंबर 8, 1927। रिकमेंडेशंस क्या थे इनके? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिया जाएगा सारे एरियाज में, इंक्लूडिंग लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल एरियाज में। सेंट्रल लेजिस्लेचर रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और मेंबर्स इलेक्ट होंगे इनडायरेक्टली बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर पे नहीं फॉर्म की जाएगी क्योंकि टाइम नहीं आया। देखिए ये पॉइंट इनका। इंडियन रिस्पॉन्स क्या होगा? इमीडिएट होगा और बिल्कुल यूनानिमस होगा कि भाई आपने तो हमारे लिए आप स्कीम बना रहे हैं और हमें आपने कमीशन में ही नहीं रखा है। कांग्रेस का रिस्पॉन्स, मद्रास में कांग्रेस सेशन होगा दिसंबर 1927 में। एमए अंसारी उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोल दिया बॉयकॉट करो कमीशन का हर स्टेज पे हर तरीके से। मीनवाइल नेहरू जी जो थे उन्होंने एक स्नैप रेजोल्यूशन पास करा लिया सेशन में और डिक्लेयर कर दिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस गोल है हमारा। किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस ने अडॉप्ट की पॉलिसी टू बॉयकॉट द कमीशन। लेकिन देखिए अब आपसे वो पूछेगा 5-6 नाम लिख के आप सब में टिक कराएंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो लिख दे यूनियनिस्ट्स पंजाब के, जस्टिस पार्टी साउथ इंडिया के, इन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे अब उस कमीशन को। तो प्लीज ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे कमीशन जो है लैंड किया बॉम्बे कब? फेब 3, 1928। कंट्री वाइड स्ट्राइक हुई इस दिन, मास रैलीज हुई, जहां भी कमीशन गया वहां पे ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए और बोला गया साइमन गो बैक। नेहरू रिपोर्ट 1928 में लॉर्ड बिर्किनहेड जो थे उन्होंने कहा कि आपके बस की नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक्चुअली। तो इस चैलेंज को इन्होंने एक्सेप्ट किया और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना खुद सोचा जो कि सबको एक्सेप्टेबल होगी।
एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोगों को मिला के बुलाई गई फरवरी और मई 1928 में। इस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले कहां हुई थी? दिल्ली में, फिर पुणे में। एक सब कमेटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमेटी में थे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष बोस, MSNA, मंगल सिंह, अली इमाम, शोअब कुरैशी, GR प्रधान। ये पहला मेजर अटेम्प्ट था बाय द इंडियंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये रिपोर्ट फाइनलाइज की गई अगस्त 1928 में। इसी को बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन से कैसे अलग थी? हम लोग क्या डिमांड करेंगे भाई? कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया के लिए, स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, गवर्नर जनरल को सिर्फ मतलब लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया जाए, इलेक्शन रेकमेंड हो ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन और सीट्स रिजर्व की जाए मुस्लिम्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स डिमांड किए गए और इलेक्शंस जो हैं अडल्ट सफरेज के बेसिस पे हो, सुप्रीम कोर्ट, डिफेंस कमेटी, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब बनाए जाएं। अमेंडमेंट्स जो हैं इनमें जिन्ना ने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स डाले। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई कलकत्ता में दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट को कंसिडर करने के लिए। जिन्ना ने ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम लीग 3 अमेंडमेंट्स दिए कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन दीजिए आप मुस्लिम्स को सेंट्रल लेजिस्लेशन में। देखिए उसमें सम सीट्स बोला है ना, तो यहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला इतना चाहिए। मुस्लिम्स को बंगाल में रिजर्वेशन दीजिए, पंजाब लेजिस्लेचर में दीजिए उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और जब तक अडल्ट सफरेज स्टैब्लिश होता है, और रेसिडुअल पावर्स दीजिए आप प्रोविंसेस को। इन डिमांड्स को अकोमोडेट नहीं किया गया। अब क्या होगा? मुस्लिम लीग अलग रास्ते निकल लेगी। जिन्ना वापस से शाफी फैक्शन के पास जाएंगे मुस्लिम लीग के, और मार्च 1929 में 14 पॉइंट डिमांड रखेंगे। अब देखिए पहले नेहरू रिपोर्ट आएगी, मैं फिर से बता रही हूं नेहरू रिपोर्ट क्यों आएगी? वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए साइमन कमीशन जो आया था उसके रिस्पॉन्स में। यहां पे अमेंडमेंट्स देंगे जिन्ना, वो माने नहीं जाएंगे तो वो 14 पॉइंट्स देंगे। तो ऐसे आप प्लीज याद रखिएगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रेसिडुअल पावर्स के साथ बनाइए आप, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दीजिए। कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सेंटर का नहीं हो सकता विदाउट स्टेट्स की मर्जी। सारे लेजिस्लेचर्स और इलेक्टेड बॉडीज को मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन दीजिए हर प्रोविंस में, और उनको मेजॉरिटी मतलब विदाउट रिड्यूसिंग अ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन अ प्रोविंस टू अ माइनॉरिटी। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दीजिए मुस्लिम, मतलब अब यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम इंटरेस्ट की बात करेंगे। 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दीजिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में। किसी भी कैबिनेट में सेंटर के या फिर प्रोविंसेस में 1/3 मुस्लिम्स होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स दीजिए। कोई बिल, कोई रेजोल्यूशन नहीं पास होगा अगर 3/4 ऑफ अ माइनॉरिटी कमेटी उसको कंसिडर नहीं कर रही है। कोई टेरिटोरियल रिडिस्ट्रीब्यूशन जो मुस्लिम्स को मतलब कोई उनकी मुस्लिम्स मेजॉरिटी जो है पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में, ऐसा कोई टेरिटोरियल रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा जो इस पे असर डाले। सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाइए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस और बलूचिस्तान में। पूरी रिलीजियस फ्रीडम दीजिए सारी कम्युनिटीज को, और मुस्लिम राइट्स को प्रोटेक्शन दीजिए इन रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे। इरविन का डिक्लेरेशन आता है 31 अक्टूबर 1929 में। ये ऐसा बोलते हैं कि हिज मैजेस्टी की गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैं ये स्टेट कर रहा हूं कि जो नेचुरल इशू है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस का, जो वो कंटेम्पलेट कर रहे हैं 1917 के डिक्लेरेशन से, वो है अटेनमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। इरविन ने बोला एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, साइमन कमीशन जब अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा तब। नवंबर 2, 1929 को एक कॉन्फ्रेंस सारे प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स की बुलाई गई जिसने इशू किया दिल्ली मैनिफेस्टो, जिन्होंने कुछ कंडीशंस दी कि हम इन कंडीशंस पे आपकी ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, गोल में सम्मेलन अटेंड करेंगे। पर्पस जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, ये नहीं होना चाहिए कि कब और कैसे डोमिनेंट स्टेटस पे पहुंचा जाए, बल्कि एक स्कीम प्रॉपर आप फॉर्मुलेट कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन जिससे डोमिनेंट स्टेटस इंप्लीमेंट किया जाए। कांग्रेस का मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कॉन्फ्रेंस में, और एक जनरल एमनेस्टी होनी चाहिए फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मतलब एक थोड़ा नरम भाव कि उनको रिलीज किया जाए। 23 दिसंबर 1929 को इरविन ने रिजेक्ट कर दी दिल्ली मैनिफेस्टो की डिमांड्स। दिसंबर 1929 एनुअल सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर में। पूर्ण स्वराज का मैनिफेस्टो यहां पे प्रिपेयर किया गया। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बहुत पॉपुलराइज किया था ये पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट, इनको नॉमिनेट किया गया एज द प्रेसिडेंट फॉर द लाहौर सेशन। ये वाले मेजर डिसीजंस लिए गए। अब आरटीसी बॉयकॉट की जाएंगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारा एम है।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पूरी ऑथराइजेशन है कि वो प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करे। जनवरी 26, 1930 को फिक्स किया गया एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्वराज्य डे, जो सब जगह मनाया जाएगा। 31 दिसंबर 1929 रात को रिवर रावी के किनारे, देखिए ये सब बातें पूछी जा सकती हैं, नया अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग को होइस्ट किया गया बाय जवाहरलाल नेहरू, और नारे उन नारों के बीच में इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह। देखिए अब मैं ना आपको जरा एक कॉन्सेप्ट समझाती हूं। अभी हमने ऊपर देखा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और यहां पे आ गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में फर्क इतना है कि एनसीएम का अगला जो स्टेप है वो सीडीएम है। यहां पे भी गवर्नमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाएगा फंक्शनिंग से, लेकिन वहां पे आप बात नहीं मानोगे उनकी। यहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आप पैरालाइज करोगे गवर्नमेंट को, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा फंक्शनिंग में। तो ये एक पॉइंट है जो आप ध्यान रखिएगा। गांधी जी की 11 डिमांड्स पेश की उन्होंने, अल्टीमेटम दिया जनवरी 31 का 1930, आप एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए इन डिमांड्स को। आर्मी का एक्सपेंडिचर रिड्यूस कीजिए, सिविल सर्विसेज का और आर्मी का, आर्मी पे जो आप कर रहे हैं बाय 50%। टोटल प्रोहिबिशन लगाइए इंटॉक्सिकेंट्स पे। देखिए ये तो गांधी जी की फिलॉसफी रही ही है, ये है एक्चुअली वेलफेयर, जो हम डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में पढ़ते हैं ना, गांधीयन प्रिंसिपल्स, उसमें ये आती है बात। जरा मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कौन सा डीपीएसपी इस बारे में बात करता है, देखते हैं कितना पॉलिटी तैयार है आपका। कैरी आउट रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, आर्म्स एक्ट को चेंज कीजिए और अलाउ कीजिए पॉपुलर कंट्रोल ऑफ इशू ऑफ फायर आर्म्स लाइसेंसेस, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कीजिए, पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट कीजिए, रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो को 1:4D कीजिए, टेक्सटाइल प्रोडक्शन कीजिए, रिजर्व कीजिए कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस, लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस कीजिए बाय 50%, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कीजिए, और गवर्नमेंट की जो सॉल्ट मोनोपोली है, इसको मतलब नमक जैसी चीज पे भी टैक्स लगाते थे ये लोग। दांडी मार्च, मार्च 12 टू अप्रैल 6, 1930, डेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने इन्फॉर्म किया वाइसरॉय को अपने प्लान के बारे में, एक लेटर भेज के। गांधी जी ने अपने साथ कितने मेंबर्स लिए? 78, वेरी इंपॉर्टेंट, साबरमती आश्रम की, और मार्च करना स्टार्ट किया इनके हेडक्वार्टर से, अहमदाबाद के इनके हेडक्वार्टर से, थ्रू द विलेजेस ऑफ गुजरात फॉर हाउ मेनी माइल्स? 240 माइल्स। कहां तक? दांडी तक। दांडी के कोस्ट पे पहुंचने के बाद उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा और सॉल्ट कलेक्ट किया बीच से। अब सॉल्ट डिसोबीडियंस स्टार्ट हो गया यहां से। मतलब गांधी जी ने नमक को ही क्यों चूज किया एज अ सिंबल ऑफ डिसोबीडियंस? कमेंट डाउन कीजिए आप। चलिए, मतलब मैं नहीं बता रही हूं आपको ये बात, आप मुझे बताइए नमक जैसी चीज को क्यों चूज किया गया था। अब जब रास्ता एकदम क्लियर हो गया फॉर गांधीज रिचुअल एट दांडी, डिफाइंस जो था सॉल्ट लॉ का पूरे कंट्री में स्टार्ट हो गया। अप्रैल 1930 में सी राजगोपालाचारी ने मार्च किया फ्रॉम तिरुचिरापल्ली टू वेद्रनरम ऑन द तंजोर कोस्ट पे, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। मालाबार में के केलप्पन ने ऑर्गेनाइज किया सॉल्ट मार्च, और असम में एक टीम पहुंची सिलेट टू मेक सॉल्ट ऑन द बीच इन बंगाल। क्या इंपैक्ट रहा एजिटेशन का? इंपोर्ट्स जो थे ना फॉरेन क्लॉथ के और बाकी चीजों के, वो काफी गिर गए। गवर्नमेंट को बहुत लॉस हुआ फ्रॉम लिकर, एक्साइज एंड लैंड रेवेन्यू, और इलेक्शंस जो थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको लार्जली बॉयकॉट कर दिया गया। गांधी इरविन पैक्ट होगा 5 मार्च 1931। इरविन ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे माना कि इमीडिएट रिलीज कर देंगे हम सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, लेकिन उनका नहीं करेंगे जो वायलेंस से कन्विक्टेड हैं। फाइन्स का रेमिशन करेंगे जो कलेक्ट नहीं किए गए हैं, सारे लैंड दे देंगे जो थर्ड पार्टीज को नहीं बेचे गए हैं, लीलेंट ट्रीटमेंट करेंगे उन गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे जिन्होंने रिजाइन कर दिया, और सॉल्ट बनाने देंगे इन कोस्टल विलेजेस फॉर पर्सनल कंजम्पशन, सेल के लिए नहीं, और राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग एंड विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस। वाइसरॉय ने हालांकि 2 बातें गांधी जी की नहीं मानी, पुलिस पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, और भगत सिंह और उनके साथ वालों की डेथ सेंटेंस को कम्यूटेट करना इनटू लाइफ सेंटेंस, ये इन्होंने नहीं मानी। मतलब ये डिमांड्स अगर मान ली जाती और वो लोग रहते, उनको फांसी नहीं लगाई होती, तो सोचिए आप क्या होता इंडियन नेशनलिज्म में, कितने मतलब बहुत अलग होती पिक्चर मेरे ख्याल से। खैर, गांधी जी ने कांग्रेस के बिहाफ पे एग्री किया टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। कराची कांग्रेस सेशन 1931, 29 मार्च 1931 में एक स्पेशल सेशन हुआ कांग्रेस का कराची में, गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स करने के लिए, और वल्लभ भाई पटेल इनके
प्रेसिडेंट थे इसमें। कांग्रेस रेजोल्यूशंस क्या थे? कांग्रेस ने एडमायर किया ब्रेवरी और सैक्रिफाइस 3 मार्टियर्स का, राजगुरु सुखदेव एंड भगत सिंह, जिनको 6 दिन पहले ही 23 मार्च को फांसी की सजा दी गई थी। दिल्ली पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया। 2 रेजोल्यूशंस, पूर्ण स्वराज को रिट्रीट किया गया। 2 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए, एक फंडामेंटल राइट्स पे और एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात करें अगर, तो वाइसरॉय थे इंडिया के लॉर्ड इरविन और प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के रामसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने अग्री किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जैसे कि साइमन कमीशन में बोला गया था। मतलब इनएडिक्वेट है बेसिकली वो। और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां होती है? लंदन में। सारी लंदन में हुई थी बिटवीन नवंबर 1930 टू जनवरी 1931। ये पहली कोई कॉन्फ्रेंस थी जहां पे ब्रिटिश और इंडियंस मतलब एक साथ एक बराबर पे बैठेंगे। कांग्रेस और कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस लीडर्स ने मना कर दिया जाने के लिए, लेकिन बहुत से ग्रुप्स गए भी थे। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये लोग गए थे। 19 जनवरी 1931 में ये कॉन्फ्रेंस एंड हुई, कोई खास इससे अचीव हुआ नहीं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे 29 अगस्त 1931 को, और ये अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट में इन्होंने बोला था मैं जाऊंगा। महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, ये लोग भी थे। एक शिप में गए थे राजपुताना इस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट ने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया मेजर डिमांड्स को इंडियंस की। 28 दिसंबर 1931 में गांधी जी वापस आए। 29 दिसंबर 1931 को कांग्रेस एग्जीक्यूटिव ने वापस से रिज्यूम कर लिया सीडीएम। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है नवंबर 17, 1932 से दिसंबर 24, 1932। ये भी इंडियन कांग्रेस ने और गांधी जी ने अटेंड नहीं की थी। कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। कम्युनल अवार्ड जो है वो अनाउंस किया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 16, 1932 को। ये किस कमिटी के बेसिस पे था? लोथियन कमेटी के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी बोलते थे इसको। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, अब इन्होंने एक टेस्टिमनी निकाली थी साइमन कमीशन पे। इन्होंने बहुत स्ट्रेस ले किया था कि डिप्रेस्ड क्लासेस को ट्रीट किया जाना चाहिए एज डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी। साइमन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिए थे प्रपोजल डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, लेकिन उसने रिटेन किया था फॉर द कंसेप्ट ऑफ रिजर्विंग सीट्स। तो 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एफर्ट से और बाकी हिंदूज के एफर्ट से एक अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन अपर कास्ट हिंदूज एंड दलित्स। इसको बोलते हैं पूना पैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज फॉर दलित क्लास को अबॉलिश किया जाएगा एंड द प्लेस ऑफ अनटचेबल्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वाज रिजर्व्ड ओनली अंडर हिंदूज। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 147 सीट्स अलॉट हुई थी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। कम्युनल ट्राइब्यूनल में 71। 30 सीट्स रिजर्व हुई दलित्स के लिए, ये अलग अलग जगह पे दी हुई है, फिर से नॉट इंपॉर्टेंट। प्रॉमिस किया गया था कि कुछ परसेंटेज जो है सीट्स की एलोकेट की जाएंगी नॉन मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दलित सेक्शंस के लिए। वोटिंग सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में दलित सेक्शन की अकॉर्डिंग टू द रिटन अरेंजमेंट होगी, जो कि लोथियन कमेटी में बताई गई थी। अब यहां से गांधी जी स्टार्ट करेंगे अपना हरिजन कैंपेन। जब वो जेल में थे उन्होंने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सितंबर 1932 में। और एक वीकली स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर हरिजन। उनकी रिलीज के बाद वो शिफ्ट हो गए थे तो जो सत्याग्रह आश्रम इन वर्धा, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि वो साबरमती नहीं जाएंगे जब तक स्वराज नहीं जीत लेंगे। उसके बाद उन्होंने हरिजन टूर किया पूरी कंट्री का, नवंबर 33 से जुलाई 1934 तक 20,000 किलोमीटर पैसे कलेक्ट करते हुए। हरिजन सेवक संघ उन्होंने किया था सेटअप, तो उसके लिए वो मनी कलेक्ट कर रहे थे और प्रोपोगेट कर रहे थे रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। डिबेट्स ऑन द फ्यूचर स्ट्रैटेजी आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मई 1934 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पटना में मिलती है और एक पार्लियामेंट्री बोर्ड सेटअप करती है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अक्टूबर 1934 में गांधी जी बोलते हैं कि वो रिजाइन कर रहे हैं कांग्रेस से। इलेक्शंस होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1934 में। कांग्रेस कैप्चर करती है 45 आउट ऑफ 75 सीट रिजर्व फॉर इंडियंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी कांग्रेस के पार्टिसिपेशन के बगैर, वहां पे डिस्कशंस हुए थे, उससे आया था ये एक्ट। ये पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन अगस्त 1935। इसके मेन प्रोविजंस थे ऑल इंडिया फेडरेशन, जहां पे सारे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस होंगे, सारे चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस होंगे और इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स होंगे। और फेडरेशन का जो फॉर्मेशन होगा वो कंडीशनल होगा कि किसी स्टेट्स में 52 सीट्स होंगी प्रपोज्ड काउंसिल में स्टेट्स की, ऑफ स्टेट्स एग्री करेंगे टू ज्वाइन द फेडरेशन। और एग्रीगेट पॉपुलेशन जो है स्टेट्स की इन सब कैटेगरी में 50% होगी ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स। ये कंडीशंस नहीं फुलफिल की गई थी तो ये प्रपोज फेडरेशन कभी आया नहीं। फेडरल लेवल पे गवर्नर जनरल जो होंगे वो पाइवॉट होंगे, हेड होंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के।
सब्जेक्ट्स जो एडमिनिस्टर होंगे वो दो तरह से रिजर्व्ड होंगे, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व में फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ट्राइबल एरियाज एंड एक्लेसियास्टिकल अफेयर्स। ये एक्सक्लूसिवली एडमिनिस्टर करेंगे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स की एडवाइस पे। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे टू सेंट्रल लेजिस्लेचर। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो होंगे इसमें बाकी के सब्जेक्ट्स होंगे जो कि एडमिनिस्टर करेंगे गवर्नर जनरल ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर जनरल जो होंगे वो इंडिविजुअल जजमेंट पे भी एक्ट कर सकेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मुद्दा है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन क्रेडिबिलिटी और ये सब। लेजिस्लेचर की बात करें तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है उसमें एक अपर हाउस भी होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड लोअर हाउस फेडरल असेंबली। इसी से आज के लोकसभा और राज्यसभा आए थे निकल के। काउंसिल ऑफ स्टेट्स 260 मेंबर हाउस होगा, पार्टली डायरेक्टली इलेक्टेड होगा फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और पार्टली नॉमिनेटेड होगा बाय द प्रिंसेस। फेडरल असेंबली में 375 मेंबर्स होंगे, पार्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड पार्टली 1/3 बाय प्रिंसेस। काउंसिल ऑफ स्टेट्स एक परमानेंट बॉडी होगी, 1/3 मेंबर हर साल रिटायर करेंगे और ड्यूरेशन असेंबली का होगा 5 साल। 3 लिस्ट होंगी फॉर लेजिस्लेशन पर्पसेस, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। इसी से आज की यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट आई है। 80% हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली इसी एक्ट पे बेस्ड है। 80% बजट जो है नॉन वोटेबल रहेगा। गवर्नर जनरल के पास रेसिड्यूरी पावर्स रहेंगी, जैसे कि रिस्टोर कट्स एंड ग्रांट, सर्टिफाई बिल्स रिजेक्टेड बाय लेजिस्लेचर, ऑर्डिनेंस इशू करना, एक्सरसाइज अपना करना, वीटो। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करें तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ जाएगी किसकी जगह? डायरकी की जगह। डायरकी कहां से आई थी, याद है आप लोगों को, या बस पढ़ सुनते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं? प्रोविंसेस ग्रांट की जाएंगी, उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दी जाएगी। प्रोविंसेस को फ्रीडम मिलेगी फ्रॉम द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड गवर्नर जनरल। प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर्स और रिसोर्सेज दिए जाएंगे और वो बोरो कर सकते हैं मनी फॉर देयर ओन सिक्योरिटी। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो गवर्नर जो होंगे वो क्राउन के नॉमिनी होंगे और रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेंगे टू एक्सरसाइज अथॉरिटी ऑन द किंग्स बिहाफ। गवर्नर के पास स्पेशल पावर्स होंगे रिगार्डिंग माइनॉरिटीज, राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स, लॉ एंड ऑर्डर, ब्रिटिश बिजनेस इंटरेस्ट्स और ये सब। गवर्नर जो हैं ही कुड टेक ओवर एंड इंडेफिनेटली रन एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेचर में सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे बेस्ड ऑन द कम्युनल अवार्ड, जिसको ऑपरेशनल किया जाएगा। साइज और कॉम्पोजिशन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स का डिफरेंट रहेगा अलग अलग प्रोविंसेस में। यूनिकैमरल था ज्यादातर जगह, कुछ में बाई कैमरल भी था। बाई कैमरल सिस्टम जो है उसमें अपर हाउस होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोअर हाउस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। आज के टाइम में कितने स्टेट्स में है बाई कैमरल लेजिस्लेचर? कमेंट डाउन करिए जरा आप। सारे मेंबर्स जो हैं डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। फ्रेंचाइजी को बढ़ाया जाएगा, विमेन को राइट मिलेंगे सेम एज ऑफ मेन। गवर्नर जो है रिफ्यूज कर सकते हैं एसेंट टू अ बिल, प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस, इनैक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के एक्ट। और बाकी सेक्शंस थे, फेडरल कोड लाएंगे, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया था, उड़ीसा और सिंध को क्रिएट किए गए थे, 2 नई प्रोविंसेस बनी एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को प्लेस किया गया था अंडर द गवर्नर। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिजिड, सिर्फ इंग्लिश पार्लियामेंट के पास पावर थी इसको अमेंड करने की। तो ये सारी मेन इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी।